सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो जो है परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे उसी क्रम में कि जो है कृषि के जो है सस्य विज्ञान की जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे अन्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग हो या अन्य विभाग की परीक्षाएँ जो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं सॉल्व कराऊँगा। तो आज जो है खाद्यान्न और दलहन, ये कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं विभिन्न लोक सेवा के परीक्षाओं में, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। आपको इससे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तो आप परिचर्चा में बने रहें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है PHB क्या PHB 71 निम्नलिखित PHB 71 निम्नलिखित में से किस फसल की संकर प्रजाति है। ऑप्शन ए गेहूं, बी आपका होगा धान, सी हाइब्रिड ज्वार और हाइब्रिड बाजरा। हाइब्रिड, तो ये जो है PHB 71 जो है वो धान की हाइब्रिड यानी संकर प्रजाति है। तो ये जो है पायनियर कंपनी एक भारत में है जो अमेरिका की कंपनी है, उसमें जो है इसने यहाँ निकाला है PHB 71 संकर प्रजाति है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए बालीदार किलो की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है 150 से 180 प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। बी कह रहा है 2 से 250 प्रति वर्ग मीटर। सी 350 से 400 प्रति वर्ग मीटर। 350 से 400 प्रति वर्ग मीटर। और डी कह रहा है, डी ऑप्शन 450 से 500 प्रति वर्ग
मीटर। ठीक है, तो धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए बालीदार किलो की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। एक गुणे 1 में जो एरिया होगी उसमें कितना होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, 350 से 400 प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, अच्छी धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए जो है 350 से 400 किले जो है प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसको टिलरिंग कहते हैं। टिलर्स, किले का मतलब टिलर्स। ये आपका क्वेश्चन 3 कह रहा धान की कटाई का उचित समय होता है। धान की फसल की कटाई का उचित समय होता है। ऑप्शन ए कह रहा है बाली निकलने के 10 से 15 दिन बाद। बी कह रहा है बाली निकलने के 15 से 25 दिन बाद। ठीक है, बाली निकलने के 15 से 25 दिन बाद। सी, बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद। डी कह रहा है बाली निकलने के 40 से 45 दिन बाद। ठीक है, धान की फसल की कटाई का उचित समय होता है तो होगा बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद। ठीक है, 30 से 35 दिन बाद, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी है। कौन सी है? ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए विल्ट, बी ब्लास्ट, सी लीफ स्पॉट डी जो है ग्रेन स्मट। क्या है? ग्रेन स्मट। तो ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी है ग्रेन स्मट। आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। ग्रेन स्मट, ज्वार में लगने वाली जो प्रचलित बीमारी है वो ग्रेन स्मट है। प्रश्न नंबर 5,
गेहूं के उत्पादन तथा क्षेत्रफल में कौन सा प्रदेश अग्रणी है? ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो गेहूं के उत्पादन तथा क्षेत्रफल में कौन सा प्रदेश अग्रणी है? तो आपका है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है और उत्पादकता पूछेगा तो पंजाब का होगा। ठीक है, उत्पादन क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश अग्रणी है और उत्पादकता में जो है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, मोटे खाद्यान्न, क्या कह रहा है? मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है। मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है, कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। नंबर 2 बी कह रहा है निचली भूमि। ठीक है, निचली भूमि। सी कह रहा है कि जो है जल जमाव वाले क्षेत्र, जल जमाव वाले क्षेत्र। कहाँ पर? जल जमाव वाले क्षेत्र। डी कह रहा है ऊपरवार भूमि, जिसको कहते हैं अपलैंड। ठीक है, ऊपरवार भूमि का इंग्लिश में कहते हैं अपलैंड। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। प्रश्न नंबर 7, असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति है। अनुशंसित प्रजाति है असिंचित असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति है। असिंचित गेहूं की वो जो है अनुशासित प्रजाति है। ND 2329, ND 2329, बी यूपी 2003, यूपी बहुत ही मशहूर थे ये। हम लोग के बचपन में इसकी बुआई बहुत होती थी पूर्वांचल में। यूपी 2003। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था, शटरिंग हो जाती थी। इसका मैच्योरिटी होने पर सीड शटरिंग हो जाता था। राज 3077, डी के 65। ठीक है, तो असिंचित क्षेत्र के लिए जो है गेहूं की अनुसूचित पड़ रहा है के 65। ठीक है, के 65 जो है अनुशासित की गई है, अनुशंसा उसके असिंचित क्षेत्र के लिए के 65 की। इसके जो है
बहुत बड़ा बड़ा इसका जो है पौधा होता है। जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है बाजरा की फसल है। बाजरा की फसल है, इसका जो पॉलिनेशन होता है उसके बारे में ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए सेल्फ पॉलिनेटेड, क्या कह रहा है? सेल्फ पॉलिनेटेड। फिर कह रहा है क्रॉस पॉलिनेटेड, बी क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है। तीसरा कह रहा है ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑफ टेन क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है। फिर कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो बाजरा जो है क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बाजरा जो है क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। फीमेल पार्ट जो है पहले मैच्योर होता है और मेल पार्ट जो है बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 दाना हेतु ज्वार फसल की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जो है 12 kg, बी 16 kg, सी 20 kg, डी 22 kg। ठीक है। दाना है ज्वार की फसल की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? तो ये होगा 12 kg। दाना हेतु जो है 12 kg है। ठीक। अगर चारा है तो 4 से 5 किलो। ठीक है। दाना है बाजरा की जो बीज दर प्रति हेक्टेयर है वो 12 kg है। ज्वार की 12 kg है। बाजरा का जो होता तो अरे सॉरी, ये ज्वार में प्रोटोजिनी नहीं पाया जाता है। वो प्रोटोजिनी तो बाजरा में पाया जाता है। प्रोटेंट्री जो है मक्का में और प्रोटोजिनी जो है बाजरा में। और ज्वार की जो दाना है जो है 12 kg प्रति हेक्टेयर है। प्रश्न नंबर 10 धान की कौन सी प्रजाति सुगंधित है? ठीक है। धान की कौन सी प्रजाति सुगंधित है? ऑप्शन ए साकेत 4, ऑप्शन ए साकेत 4,
बी पंत 4, सी बासमती, कौन सी? बासमती, डी सरजू 52। ठीक है, धान की कौन सी प्रजाति सुगंधित है? तो ये है बासमती। आपको मालूम होगा कि बासमती जो है सेंटेड वैरायटी है, बासमती जो है सेंटेड वैरायटी है। 12, 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ये गेहूं का 90% बीज, गेहूं का 90% अंकुरण मतलब जर्मिनेशन कितने, गेहूं का 90% अंकुरण जर्मिनेशन कितने दिनों बाद होता है? कितने दिनों बाद होता है? कितने दिनों बाद होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7 से 8, ऑप्शन सी जो है 5 और डी कह रहा है 15 से 17 दिन। तो गेहूं का जो 90% अंकुरण जो होता है वो 7 से 8 दिन में हो जाता है, क्लियर हो जाता है। कि दिनों बाद ये जो है 7 से 8 दिन, 8 दिनों में 90% अंकुरण हो जाता है। ठीक है, बारह कह रहा है, फिर देखिए धान का वो राइजा से टाइबा किसका वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन ए गेहूं, बी ज्वार, सी धान, डी जो है जई। तो ओराइजा सैटाइवा जो है धान का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा धान की संकर प्रजाति की खेती किस देश में अधिक होती है? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी
अमेरिका। ठीक है, तो धान की संकर प्रजाति की खेती किस देश में सबसे अधिक होती है? तो होती है वो चीन में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। धान के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, लेकिन क्षेत्रफल में जो है, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान भारत का है। अच्छा, उत्पादन वहाँ क्यों है? क्योंकि वहाँ संकर किस्म की खेती ज़्यादा होती है, और आप जानते हैं कि हाइब्रिड में जो है प्रोडक्शन, उत्पादन जो है अधिक होता है। क्षेत्रफल में हमारा देश है, लेकिन उत्पादन में चाइना है। ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजातियां, निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? किस समूह से संबंधित हैं? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी जपोनिका, ऑप्शन सी जो है जवेनिका, ऑप्शन डी जो है एशियाटिक। ठीक है, तो ये सब समूह हैं। तो भारत में जो खेती होती है वो इंडिका समूह की खेती होती है। ठीक है, ठीक, आप इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेंगे तो इससे बाहर तो नहीं आएगा। ठीक, 15, ठीक है, 15 कह रहा है ग्रीन ईयर रोग या डिजीज, रोग जिसको हिंदी इंग्लिश में डिजीज कहते हैं, ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है गेहूं, ज्वार, बाजरा और धान। तो ग्रीन, अभी हमने आपको इसमें पढ़ाया, और ये ग्रीन ईयर रोग है, तो ये बाजरा से संबंधित है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक हमने ज्वार का रोग पढ़ाया और एक स्मुट हमने पढ़ाया आपको। तो ग्रीन ईयर डिजीज जो है बाजरा से संबंधित है, बाजरा में होता है ये रोग। क्वेश्चन नंबर 16, धान के पौधे में पेनिकल के निकलने की अवस्था है,
अवस्था है, पेनिकल कब निकलता है। ठीक है, कह रहा है ट्रांसप्लांटिंग के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद बी बूटिंग के बाद। ठीक है, बूटिंग के, ये क्या है, ये बूटिंग है, ये बूटिंग के बाद। सी कह रहा है मैक्सिमम खल्ले के बाद। डी कह रहा है ट्रांसप्लांटिंग के बाद कभी भी। तो ऐसा नहीं है, वो जो निकलता है धान में, जो पेनिकल निकलने की अवस्था जो होती है वो बूटिंग के बाद ही निकलती है। आप इसको नोट कर लीजिए, जो पेनिकल निकलता है वो बूटिंग के बाद निकलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। धान की नर्सरी, धान के नर्सरी की रोपाई कितनी गहराई पर होनी चाहिए। ठीक है, धान की नर्सरी की रोपाई, जो खेत में हम रोपाई करते हैं, तो कह रहा है उसकी कितनी गहराई पर रोपाई होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। सी आपका होगा जो है 5 सेंटीमीटर। डी होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो धान की नर्सरी की रोपाई जो की जाती है वो 5 सेंटीमीटर की गहराई पर की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में किस फसल की क्षेत्रफल तथा उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मक्का, बी गेहूं, सी धान, डी बाजरा। तो भारत में किस फसल का क्षेत्रफल तथा उत्पादन प्रथम स्थान है,
तो है धान। धान का उत्पादन तथा क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य फसल, खाद्यान्न फसल कौन सी है, तब भी आप गेहूं को न लगा करके चावल को ही लगाएंगे। ठीक है, चावल धान जो भी दिया रहेगा उसको आप लगाएंगे, इसको आप गेहूं को नहीं लगाएंगे। ठीक है। सैनिक कीट, सैनिक कीट किस फसल को अधिक नुकसान पहुंचाता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा सैनिक कीट किस फसल का कीट है। ठीक है, ऑप्शन ए गेहूं, बी चना, सी धान, डी मूंग। ठीक है, तो सैनिक कीट किसका है? वो धान का प्रमुख कीट है। किसका है? धान का। ऑप्शन सी सही होगा आपका। ठीक है। सैनिक कीट धान का प्रमुख कीट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो मैं आपको पूछ रहा हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जल प्रिया किसकी प्रजाति है? जलप्रिया किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए मक्का, बी गेहूं, सी धान, डी कपास। तो जलप्रिया किसकी प्रजाति है? वो धान की है। क्वेश्चन से ही लग रहा है कि जलप्रिया किसकी प्रजाति है। तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। 22 क्वेश्चन नंबर 21 होगा, 22 नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, धान तथा गेहूं में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? क्वेश्चन 21 कह रहा धान तथा गेहूं में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? ठीक है, धान तथा गेहूं में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पहले धान पे है, गेहूं बाद में है। अगर गेहूं यहाँ होता और धान यहाँ होता तब जस्ट इसके उल्टा हो जाता। ठीक है, अब जैसे 3 तो 3। ठीक, बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है 6 और सी कह रहा है 3 6 और डी कह रहा है आपका 6 3। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फंसा देते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत फंसाते हैं। ऐसे आपने रटा है और वो पलट दिया, गेहूं को यहाँ कर दिया और धान को यहाँ कर दिया। धान और गेहूं का पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन गेहूं को अगर पहले कर दे, धान को बाद में कर दे, तो आपका ऑप्शन ये सी सही होगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही है, लेकिन इसके जस्ट उल्टा अगर रख दे, धान को गेहूं को धान के स्थान पर रख दे और धान को गेहूं के स्थान पर रख दे, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है,
अब जो है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 22 सामान्यता धान्य फसलों में कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है लाइसिन। कोरोना काल में जो है चावल को खाने का खूब डॉक्टर लोग कहे थे, तो क्योंकि चावल में लाइसिन पाया जाता है। मिथियोनिन क्या होता है? मिथियोनिन धान्य फसलों में कमी पाई जाती है, मिथियोनिन। और सी कह रहा है ट्रिप्टोफैन। और डी कह रहा है प्रोटीन। तो प्रोटीन तो 6 से 7% धान में, गेहूँ और मक्का में जो है लगभग 10-12% पाया जाता है। तो सामान्यतः धान की फसलों में कमी पाई जाती है, ये बी मिथियोनिन आपकी जो है क्वेश्चन सही होगा, इसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, मिथियोनिन की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है देखिए SRI तकनीक, SRI जो है SRI तकनीकी प्रयोग की जाती है। इसके बारे में आप SRI तकनीकी प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए धान में, बी गेहूं में, सी बाजरा, डी मक्का में। तो SRI जो प्रयोग की जाती है वो धान में की जाती है। इसका सीड रेट और स्पेसिंग दोनों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है FIRB कह रहा है FIRB जो है ये क्या है? इसका पहले मैं आपको जो है फुल फॉर्म बता दूं। फर्रो ये है फर्रो इरिगेटेड इरिगेटेड फर्रो जो है इरिगेटेड रेज्ड क्या होगा? रेज्ड बेड
फर्रो इरिगेटेड रेज्ड बेड जो है विधि कहाँ विकसित हुई। ठीक है, ऑप्शन ए ये ऑप्शन जो है वो है विकसित कहाँ से हुई। लुधियाना, बी पंतनगर, सी नई दिल्ली में IRI है ना, या ICR है, दोनों ही है यहाँ पर, और डी जो है कानपुर विश्वविद्यालय है ना, चंद्रशेखर आजाद। तो ये फर्रो इरिगेटेड रेज्ड बेड जो है विधि कहाँ विकसित हुई, तो पंतनगर विश्वविद्यालय से विकसित हुई है। और यह गेहूं बोई जाने की एक मेथड है। आप दोनों याद कर लीजिए, पूछता है, कभी कभी पूछेगा कहाँ से विकसित की गई, और ये पूछ लेता है किस में जो है गेहूं की बुआई की विधि है। किसकी विधि है? गेहूं की बुआई की विधि है। ठीक है, पंतनगर से विकसित है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत में प्रथम संकर किस जो है फसल में विकसित की गई है। ठीक है, भारत में प्रथम संकर किस्म किस फसल में विकसित की गई, तो ऑप्शन ए धान, बी मक्का, सी कपास, डी अरहर। तो भारत में प्रथम संकर किस्म किस फसल में विकसित की गई, तो वो मक्का में विकसित की गई। ठीक है, मक्का में विकसित की गई। कब की गई? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में जो है मक्का की जो है में प्रथम किस्म विकसित की गई। ठीक है, 25 के बाद 26, 25 के बाद 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है चपाती वाले गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? चपाती वाले गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 22। तो चपाती वाले गेहूं में गुणसूत्र कह लीजिए या क्रोमोसोम कह लीजिए, क्रोमोसोम नंबर कितने, मतलब गुणसूत्र की संख्या या क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 42। ठीक है, अब आप जो है 27 आपका क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 27
देखिए फिर जो है हमने फिर गेहूं के बारे में पूछ रहा, लेकिन हम गेहूं के बारे में लिखाएंगे नहीं। पूछ रहा कौन सा प्रदेश जो उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कह रहा है उस जोड़े का चयन करें जो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है इमर गेहूं, इसको इंग्लिश में कहेंगे इमर गेहूं। तो ये इसका टी का मतलब होगा टिटकम डाई कोकम। टी का मतलब टिटकम डाई टिटकम। और उसके बाद कह रहा है मैक्रोनी, कौन सा? मैक्रोनी जो है टी ड्यूरम। क्या है? टी ड्यूरम। मैक्रोनी जो है वो टी ड्यूरम है, ठीक है। उसके बाद सी मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन कौन है? मैक्सिकन को कह रहा है, मैक्सिकन को टिटकम एस्टिवम। यही हमारे देश में ज़्यादा खेती इसी की होती है और इसी का जो है गुणसूत्र 42 है। फिर डी कह रहा है भारतीय बौना गेहूं। भारतीय बौना गेहूं, इसका है टिटकम बल्गेयर। टिटकम बल्गेयर ये जौ का साइंटिफिक नेम है। तो कैसे मैचिंग होगा ये? तो आपका जो है ये डी ही सही होगा। आपका ऑप्शन जो है डी सही है। उस जोड़े का चयन करिए जो सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित यही नहीं है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको देखिए जितने भी लगभग गेहूं की प्रजा मतलब वो हैं वर्ग में, उनका साइंटिफिक नेम है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि गेहूं में पोटास की कमी की पहचान है। गेहूं की फसल में पोटास, गेहूं की फसल में पोटास की कमी के लक्षण की पहचान होती है। ऑप्शन ए कह रहा है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। क्या है? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है पौधे में कल्ले अधिक निकलते हैं, ठीक है। ये कोई रोग थोड़ी है, ये तो अच्छा है। पौधे में कल्ले अधिक निकलेंगे तो ये तो रोग थोड़ी हुआ।
ये तो कमी के लक्षण थोड़ी है, ये तो अच्छा गुण है। बलियां, जब कल्ले कम निकलेंगे तो बलियां ऑटोमेटिक जो है कम होगी, बालियां कम बनती है, कम बनती हैं, और दाने सिकुड़ जाते हैं। क्या है? बालियां कम बनती हैं और दाने सिकुड़ जाते हैं। तो कह रहा है उपर्युक्त सभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, जो पौधे में कल्ले अधिक निकल रहे हैं तो ये कोई वो नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ये सही होगा। गेहूं की फसल में पौधे की कमी के लक्षण पहचान होती है तो जो है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और एक चीज़ और होता है, जो दाने में जो चमक होती है ना वो नहीं रहता है, दाने में चमक नहीं रहती है। इसका एक बहुत बड़ी कमी का लक्षण पहचान है। कभी कभी पूछ लेता है कि पोटास की कमी से फसल पे दाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दाने भी चमकीला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, धान की बावनी किस्म है। धान की बावनी किस्म है, क्या है वो? दीर्घ प्रकाशीय। दीर्घ प्रकाशीय का मतलब हो गया लॉन्ग डे। बी कह रहा है अल्प प्रकाशीय। सी दिवस निष्प्रभावी। डी जो है कह रहा पहले दीर्घ बाद में अल्प क्या होगा? प्रकाशीय या प्रकाशीय, जो भी आप कह लीजिए, प्रकाशीय या प्रकाशीय। ठीक है, कह रहा धान की बावनी किस्म जो है क्या है? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल डे प्लांट। तो धान जो है दो, पहले जब इसको बुआई की जाती है, जैसे देखिए ऑप्शन में तो ये अक्सर क्वेश्चन में तो ये पूछा जाता होता है अल्प प्रकाशी, लेकिन यहाँ पर दो चीज दे दिया है, जैसे पहले दीर्घ बाद में अल्प प्रकाशी। तो जिस समय बुआई होती है उस दिन जो है सन जो है सूर्य का प्रकाश जो दिन की अवधि होती है वो बड़ी होती है, लेकिन जब ये मैच्योर होता है धान, जब इसकी कटाई होने की समय होती है तो ये दिन वो समय छोटा होता है। तो इस स्थिति में ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। तो इसको आप देखिएगा, कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगर ये दोनों एक साथ नहीं दिया है, हाँ अगर यहाँ दे दे पहले अल्प बाद में दीर्घ, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इस टाइप का दिया है तो ये होगा, नहीं तो ये अल्प प्रकाशीय, क्योंकि ये पकते समय इसको सूर्य की अवधि जो होती है, दिन की अवधि कम होता है। तो इस तरीके से मैंने आपका जो 29-30 क्वेश्चन आपको तैयार कर दिया, और आप ये देखे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। इससे बाहर नहीं पूछाएगा, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।